जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शोएब नकवी और आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे डायनामिक्स के चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस। इससे पहले आपने डायनामिक्स के चैलेंजर लेवल के एमसीक्यू देख लिए होंगे, तो अगर आप वो नहीं देख कर आए हैं तो बेटा पहले जाओ और डायनामिक्स के चैलेंजर लेवल के एमसीक्यू देख कर आओ, फिर चैलेंजर लेवल के क्वेश्चन करना। ये सीरीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, तुम्हारे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर तुम्हें लेक्चर नहीं देखने को मिलते, इसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलता है, जो लॉजिकल क्वेश्चन किए जाते हैं उनका सोल्यूशन देखने को मिलता है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाती है उनका सोल्यूशन देखने को मिलता है, और जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनका सोल्यूशन देखने को मिल रहा होता है। तो बगैर किसी वक्त को जाए कि लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैलेंजर लेवल। तो कह रहे हैं व्हेन सिटिंग इन अ कार व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट यू आर पिच्ड बैक इनटू द सीट व्हाई। ओके, कह रहे हैं कि अगर तुम एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हें कहा जा रहा है बच्चों कि तुम एक जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो और इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो यानी ये रेस्ट में थी, ये अचानक से एक्सेलरेट करती है और आगे की तरफ बढ़ती है एक्सेलरेट करते हुए। तो ये बताओ कि तुम्हें जो फोर्स लगेगी वो पीछे की तरफ क्यों लगेगी? ऐसा होता है हम गाड़ियां बैठे और गाड़ी अचानक से आगे बढ़ी तो हमें पीछे की तरफ एक झटका। तो भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब गाड़ी रेस्ट में थी तो आप और गाड़ी, कार एंड यू, बोथ वर इन द स्टेट ऑफ बोथ वर इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। तुम दोनों कौन से स्टेट के अंदर थे? दोनों थे रेस्ट के स्टेट के अंदर। यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर, क्योंकि तुम रेस्ट के स्टेट में हो तो तुम ये समझो कि तुम्हारी बॉडी में इनर्शिया है। तुम रेस्ट में हो तो तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है कि भाई तुम रेस्ट में ही रहो। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने एक्सेलरेट किया तो गाड़ी तो मोशन के स्टेट में आ गई, तुम थे रेस्ट के अंदर, तुम्हारी बॉडी चाह रही थी कि वो रेस्ट में ही रहेगी कि उसके अंदर इनर्शिया है। जैसे ही गाड़ी ने एक्सेलरेट किया और तुम आगे मूव किए तो तुम्हारी बॉडी ने चाहा कि वो रेस्ट में ही रहे, तो उसने बैकवर्ड ही पुश किया खुद को कि जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में रहे। बैकवर्ड पुश की वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि तुम पर एक बैकवर्ड फोर्स लगी है, जबकि बैकवर्ड फोर्स नहीं लगी। तुम्हारी बॉडी ही ये चाह रही थी कि तुम रेस्ट में ही रहो, मतलब तुम जहां बैठे थी वहीं बैठे रहो। लेकिन रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर तुम जिस फ्रेम में हो, अगर वो फ्रेम एक्सेलरेट करेगा तो तुम भी एक्सेलरेट करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप, गाड़ी जब एक्सेलरेट करी तो तुम्हारी बॉडी भी यकीनन एक्सेलरेट करी, ठीक, रिलेटिविटी की वजह से। लेकिन इनर्शिया ये चाह रहा था कि भाई तुम रेस्ट में हो तो तुम रेस्ट में ही रहो। तो समझ लो कि गाड़ी के बढ़ने की वजह से तुम आगे बढ़े, लेकिन इनर्शिया चाह रहा था कि तुम जहां हो तुम वहीं रहो। तो इनर्शिया ने तुम्हें वहीं रोकने के लिए एक पीछे फोर्स लगाई। उस फोर्स को हम बैकवर्ड पुल कह रहे हैं, ठीक, कि तुम्हें बॉडी, तुम्हारी इनर्शिया ने चाहा कि तुम्हें वहीं पर रोक कर रखे। तो दिस इज हैपन, तो हम आंसर लिखेंगे दिस हैपन ड्यू टू दी inertia in a body that body wants to be in the state of rest, to be in the state of rest when car starts accelerating, when car starts accelerating। क्या बात समझ में आ रही? इतनी इतनी बात क्या सबको क्लियर है? सो द थिंग इज कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि हम क्या कह रहे थे, कि हमारे पास एक गाड़ी जिसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, जब वो गाड़ी बहुत तेजी से आगे मूव करी तो बंदे, उस इंसान की बॉडी के अंदर इनर्शिया था। इनर्शिया ने चाहा कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन गाड़ी जब एक्सेलरेट करी तो इनर्शिया ने उसके ऊपर एक बैकवर्ड पुल लगाया कि भाई जहां हो वहीं रहो। इनर्शिया ये चाह रहा था, लेकिन गाड़ी ने एक्सेलरेट किया तो उसको एक बैकवर्ड पुल देखने को मिला, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगी। तो उसकी वजह क्या थी ये पूछा गया था, तो ये हमने बता दिया। क्या मुझको समझ में आया इसके अंदर क्या हुआ? ओके, सो ग्रेट, आ जाओ एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं
An astronaut walking in space wants to return to the spaceship. An astronaut walking in space wants to return to the spaceship by firing a hand rocket. In what direction does he fire the rocket? Okay, एक एस्ट्रोनॉट है, मान लो ये एक स्पेसशिप है, ठीक है। इस स्पेसशिप से एक एस्ट्रोनॉट उतरा और यहां तक चल के गया, वो यहां तक गया चल के। अब ये जो एस्ट्रोनॉट है, जो यहां तक चल के गया है, वो एस्ट्रोनॉट चाहता ये है कि वो वापस जाए अपने स्पेसशिप पर। क्या करे? वापस जाए अपने स्पेसशिप पर। तो कैसे जाएगा? सही, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं। कैसे जाएगा भाई? इसको एक रॉकेट दिया गया था, एक हैंड फायरिंग रॉकेट दिया गया था इसके हाथ में। इसने क्या किया, अपने हैंड फायरिंग रॉकेट को लॉन्च किया, यानी स्टार्ट किया, समझ लो। इस हैंड फायरिंग रॉकेट ने जो फोर्स लगाई वो पीछे की तरफ लगाई। इस हैंड फायरिंग रॉकेट ने जो फोर्स लगाई वो किधर लगाई? पीछे की तरफ। इस हैंड फायरिंग रॉकेट ने जब फोर्स पीछे की तरफ लगाई, तो ये जो एस्ट्रोनॉट था, ये खुद गया आगे की तरफ। ये खुद किधर गया? आगे की तरफ। तो बच्चों, ये किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब रॉकेट ने पीछे की तरफ फोर्स लगाई, तो ये एस्ट्रोनॉट किधर गया? इस रॉकेट की फोर्स की वजह से आगे गया। तो ये कह रहे थे कि एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू स्पेसशिप बाय फायरिंग द हैंड रॉकेट। इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर रॉकेट? तो आंसर होगा ही फायर रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पेसशिप। उसे अपने स्पेसशिप के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैंड रॉकेट को फायर करना पड़ेगा, ताकि उसकी रिएक्शन फोर्स की वजह से वो स्पेसशिप तक जा सके। जैसे पानी में क्या होता है, हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, हम आगे जाते हैं। तो हैंड रॉकेट जो है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे आगे की तरफ। तो इस वजह से उसको जो अपना हैंड रॉकेट फायर करना पड़ेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर करना पड़ेगा, ताकि वो खुद को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा सके। देखो, ये डायग्राम इसी सिनेरियो को इलस्ट्रेट भी कर रही है। ठीक, बच्चों समझ में आया क्या हुआ इसके अंदर? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्फ्लेटेबल एयरबैग आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल। ठीक है, एयरबैग लगे हुए गाड़ी के अंदर, के एक्सीडेंट वगैरह हो गए तो एयरबैग निकल आते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एयरबैग ओवर सीट बेल्ट? मोमेंटम के परस्पेक्टिव से एयरबैग का क्या फायदा है सीट बेल्ट के मुकाबले? भाई सीट बेल्ट लगा लो, एयरबैग ही क्यों लगाने हैं? तो जवाब इसका यह है कि देखो, एक बात याद रखो, जब एक गाड़ी अचानक से रुकेगी ना, जब एक गाड़ी अचानक से रुकेगी, मतलब अगर गाड़ी किसी चीज से टकरा गई बिलफर्ज, तो जब वो अचानक से रुकेगी, अचानक से ब्रेक लगा, कुछ भी हुआ इस तरीके की इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो। लेकिन जैसे ही आप रेस्ट में आओ, तो आपकी बॉडी चाहेगी कि आप स्ट्रेट लाइन में चलते रहो, तो वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जैसे क्वेश्चन 1 में बैकवर्ड डायरेक्शन में थी कि आप रेस्ट में, बॉडी जा रही थी, रेस्ट में ही आप रहो, तो एक बैकवर्ड फोर्स लगी थी। लेकिन अब सोचो, वैसे सीधे सीधे जा रही है बॉडी आपकी, जाती है, वो सीधी सीधी जाती रहे, लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि सडनली ब्रेक लगा, बॉडी तो ये चाह रही थी वो सीधे ही जाती है, तो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया। ठीक, अभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स एक्सपीरियंस करी, इसके नतीजे में हो क्या सकता है? हो सकता है कि बंदा जो गाड़ी में बैठा है वो डैशबोर्ड से आके टकरा जाए। हो सकता है अगर आप किसी बस में बैठे हुए तो आप बस के आगे हैंडल से जाके टकरा जाओ। ऐसा हो सकता है ना? इस अफेक्ट को हम सीट बेल्ट के थ्रू कैसे खत्म करते हैं, इसको फिजिक्स के क्रम में समझते हैं बच्चों। तो जैसे फिजिक्स कहती है, तो एक मोमेंटम चेंज होता है ना, उससे जो फोर्स लगती है वो बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। वो किस बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब देखो, गाड़ी जब रुके या अचानक से रुके या बस अचानक से रुके, मोमेंटम का चेंज है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि मोमेंटम तो उतना चेंज होगा ही होगा लास्ट में, क्योंकि दोनों बॉडीज का मास सेम रहेगा, वेलोसिटीज का डिफरेंस आएगा, तो मोमेंटम का चेंज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम जो
कांटेक्ट का टाइम है। तो जब बॉडी उससे टकराए, डैशबोर्ड से टकराए, कांटेक्ट के टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके कांटेक्ट को टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। ये टाइम, ये जो टाइम है यहाँ पर, ये कौन सा वाला टाइम है? मतलब कि टाइम तुम ऐसे समझो कि अगर एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो ये टाइम वो है कि जितनी देर बैट बॉल से अटैच, हम बैट बॉल से कितनी देर तक के लिए अटैच लोग, बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर बैट ज्यादा वक्त के लिए बॉल से अटैच हो तो हम फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखो ये टाइम यहाँ पर बच्चों है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है तो जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास फोर्स की वो कम आएगी, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। ये टी यहाँ पर क्या है? ये टी यहाँ पर एक्चुअली में टाइम ऑफ कांटेक्ट है। अगर गाड़ी के अंदर शख्स बैठा हुआ था और एयर बैग यहां से रिलीज हुआ तो एयर इसको आगे जाते हैं, यानी इसको रेस्ट में आने में पूरे इस एयर बैग से गुजरना पड़ेगा, जिससे टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। क्या होगा? टाइम ऑफ कांटेक्ट, यानी बॉडी अब डैशबोर्ड से नहीं टकराई, डैशबोर्ड से नहीं टकराई, बल्कि किससे टकराई? एयर बैग से। तो एयर बैग से कांटेक्ट में रही, कांटेक्ट में रही, कांटेक्ट में रही, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? बढ़ गया। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो फोर्स कम हो गई। तो क्या ही बात समझ में? देखो मोमेंटम का चेंज हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बॉडी कितनी देर तक दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में रहेगी, इस टाइम को बढ़ाकर फोर्स के इफेक्ट रिड्यूस किया जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? इस टाइम को बढ़ाकर फोर्स के इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो एयर बैग से बॉडी काफी लंबे वक्त तक कांटेक्ट में रहेगी, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम लगेगी। अगर वो मान लो वो अचानक से जाकर टकरा जाता डैशबोर्ड से, तो कौन से टकराता? टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता, फोर्स बहुत ज्यादा होती, इंजरीज आती लोगों को। अरे जंपिंग कैसे होता है, बच्चों को लेके जाते हैं जंपिंग कैसे। तो जंपिंग कैसे, तो अगर किसी ने जंप किया तो चोट क्यों नहीं लगी? या अगर जंपिंग जंपिंग कैसे पे आकर गिरा तो चोट क्यों नहीं लगी? क्योंकि भाई कंप्रेस हुआ, टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा मिला, तो फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस हो। लेकिन अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट कम हो जाए, जमीन पर, जमीन कंप्रेस तो नहीं होगी ना, अब अगर गिरे तो फोर्स तो ज्यादा लगेगी, इम्पल्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा, फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा कि टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो गया। तो यहां पर कह रहे थे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एयर बैग ओवर सीट, तो आंसर अब देखेंगे एयर बैग्स इंक्रीज टाइम ऑफ कांटेक्ट, so effect of force reduces and we can save us from any injury। हम अपने आप को किसी किस्म की इंजरीज के थ्रू बचा सकते हैं, इंजरीज से बचा सकते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाकर। क्या बच्चों बात समझ में आई? क्या सवाल था, क्या किस तरीके से जवाब लिखा, क्या लॉजिक बनाया हमने? बहुत बेहतरीन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली में है हमारे पास, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, fielder tries to catch it while holding the ball, he draws hand backward। why? ऐसा होता है ना कि एक फील्डर ने बॉल पकड़ी और बॉल को पकड़ के अपने हाथ पे ऐसे नीचे लेकर आया, बॉल पकड़ी और बॉल को ऐसे नीचे की तरफ लेकर आया हाथ के से। ऐसा क्यों होता है? सोचो, वही वाली बात है, गाड़ी से जो बंदा टकरा रहा है, बॉल आपके हाथ पे आके लगी, ठीक है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, मोमेंटम फौरन से उतना ही चेंज हुआ, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हमने रिड्यूस कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो? देखो चलो मैं बल्कि इसको और आसानी से समझाता हूं। देखो बॉल की मोशन, बॉल चाहती थी कि वो मोशन नहीं रहे, इनर्शिया है बॉल के अंदर। आपने क्या किया, जब आपने उसको होल्ड किया तो आप उसको अचानक से रेस्ट में नहीं लाए थे, पकड़ के पकड़ लो, इससे क्या होगा, कॉमन फोर्स लगाएगी, आपको हाथ के फट चोट लग सकती है। आपने करके आप उसे कैच करके थोड़ा नीचे की तरफ सांस लेकर आए, ताकि वो अपने इनर्शिया के स्टेट को चेंज कर ले, थोड़े टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा दे। आपने टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाया कि पकड़ के रखा, पकड़ के रखा, पकड़ के रखा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाया, आपने उसको इनर्शिया चेंज करने का थोड़ा टाइम दिया और आप इजीली उसको पकड़ पाए। सोचो कि रनर भाग रहा हो, भाग रहा हो, भाग रहा हो, और भागते भागते वो अचानक से रुके रोके तो फौरन गिरेगा ना भाई। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इनर्शिया था, वो सीधा सीधा जा रहा था। अब आप अचानक से रुक कर रोकेगा तो बॉडी चाहती है वो आगे जाती है, बॉडी को फॉरवर्ड पुश लगाएगी और आगे गिर जाएगी।
लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को आहिस्ता 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 स्लो करके रुके तो फिर वो नहीं गिरेगा। ऐसे ही हमने भी किया था, बॉल में भी इनर्शिया है। जब हमें पता है तो उसको थोड़ा सा हाथ से नीचे लेके आए ताकि वो अपने इनर्शिया को इजीली चेंज कर सके मोशन से रेस्ट के स्टेट। क्या बात समझ रहे हैं मेरी? तो यहां हम क्या कह रहे हैं, दैट ये देखो यहां मैंने लिखा भी है, बाय ड्रॉइंग हैंड बैकवर्ड द फील्डर इंक्रीज द टाइम ओवर द बॉल मोमेंटम इज चेंज टू जीरो। सो आंसर है बच्चों इसका, यहां लिख देते हैं आंसर, दैट बाय मूविंग हैंड बैकवर्ड, by moving hand backward, player increases the time of contact which reduce the effect of force। वही बात है, इन्हें अपना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया तो जो फोर्स का इफेक्ट था वो क्या हो गया, कम। सिंस f is equal to change momentum on time and the momentum change is constant, a larger time interval result in a smaller force reducing the risk of injury and dropping the catch। आसानी से आप उसको पकड़ नहीं पाए और किसी किस्म की इंजरी से भी आप बच गए जस्ट बाय इंक्रीजिंग टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो होपफुली बच्चों तुम्हें इसका भी जवाब समझ में आया होगा कि यहाँ पर हुआ क्या। हाँ तो आगे चलते हैं। Question number 5. When someone jumps from a small boat into a river bank, why does the jumper often fall into the water? अरे मान लो कि यहाँ एक बोट खड़ी है भाई, छोटी सी बोट है, उसमें तुम खड़े हुए हो और यहाँ पर दरिया का किनारा है, यहाँ पर दरिया का किनारा है, ठीक है। अब तुमने यहाँ जंप करना किनारे पर, ठीक है। जब तुम किनारे पर जंप करना है तुम क्या करोगे, जरा गौर से सोचना। तुम जंप करते टाइम बोट पीछे पुश करोगे, क्या करोगे, बोट पीछे पुश करोगे और खुद को आगे पुश करोगे, यही करोगे नहीं करोगे, बोट को पीछे पुश करोगे खुद को आगे पुश करोगे। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी पुश द बोट बैकवर्ड एंड बोट पुश अप इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता क्या है, व्हेन वी ट्राई टू जंप फ्रॉम बोट टू रिवर बैंक, रिवर बैंक समझ लो दरिया का किनारा, वी पुश बोट backward and both push us in forward direction. Since boat is small, so it easily increase distance from river bank and we lost balance and usually fall into river। बात समझ रहे हो, बोट किसी ने थोड़ी सी फोर्स लगाई, खुद को आगे निकल जाने के लिए बोट नहीं पीछे, जब बोट पीछे गई बोट और रिवर बैंक के डिस्टेंस बढ़ गया, आपने जितने डिस्टेंस पर सोच कर जंप लगाई थी उससे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आपने बैलेंस क्रॉस किया, आप रिवर में ही गिर गए। तुम्हारे समझ में आ रही है तो बेटा अगली बार अगर तुम बोट से जंप लगा के दरिया के पानी में गिरो तो समझ जाना कि तुम क्यों गिरे हो, ठीक है जी। क्या बात ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ग्रेट, आ जाओ आगे चलो। अगला एमसीक्यू, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Imagine that a friction vanished suddenly from everything. What would be the scenario of daily life activities है? भाई कह रहे हैं कि अगर सिनेरियो, अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो क्या डेली लाइफ के सिनेरियो होंगे? लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। आंसर है लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। अब आप बोलेंगे सर इतनी इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शन की? हाँ भाई इतनी ही इंपॉर्टेंस है, क्यों, अभी बताते हैं।
पहला, वी कांट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के बगैर हम चलेंगे कैसे? चल नहीं सकते। ठीक, वी कांट राइट विदाउट फ्रिक्शन। हम लिख नहीं सकते, कुछ पेन और पेपर की फ्रिक्शन होती, फ्रिक्शन ही तो होती है। फिर और, वी कांट टाइट एनी बोल्ट। नट बोल्ट होते हैं, बोल्ट वगैरह, तो कोई बोल्ट हम टाइट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें, अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो भाई मशीनरी किस तरीके से काम करेगी, हम चलेंगे कैसे? और फिर व्हील डज नॉट मूव ऑन रोड। मूव थोड़ी करेंगे रोड पर, व्हील फ्लिप करने लगेंगे तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो भाई गाड़ी नहीं चल सकती, आप नहीं चल सकते, लिख नहीं सकते, तो इतना सारा काम तो खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन के बगैर। ठीक, तो फ्रिक्शन के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये सब नहीं होने वाला। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी डेली लाइफ के अंदर फ्रिक्शन पर ही डिपेंडेंट होती है बच्चों। ठीक है बेटा, आगे चलें, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The of gravity is one of the important force present on Earth। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, हमें जो अर्थ की चीज चाहिए, ये उस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स। Certain three important facts which explain the importance of pull of gravity on Earth। बोले तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ कि जिससे साबित हो अर्थ पर ग्रेविटी का पुल बहुत जरूरी है। भाई इतना जरूरी है कि पहला है, वी स्टे ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी। हम अर्थ की सरफेस पर क्यों रह पाते हैं? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी नहीं होगी तो अर्थ की सरफेस पर कैसे रहोगे? उड़ने लगोगे भाई। दूसरा, चलो ये लिख लो, सैटेलाइट कांट रिवॉल्व इन ऑर्बिट विदाउट ग्रेविटी। भाई अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करेंगी? वेदर फोरकास्टिंग कैसे होगी? जितना काम तो रुक जाएगा अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो दूसरा ये हो गया। एक और लिख लो, एक और क्या लिखे? रेन फॉल डज नॉट हैपन विदाउट ग्रेविटी। भाई बारिश कैसे होगी? पानी की बूंदें जमीन पर कैसे आती हैं? ठीक है, लिख दिया। पानी की बूंदें जमीन तक कैसे आती हैं भाई? तो पानी की बूंदें जमीन तक आती हैं ग्रेविटी की वजह से। पानी की बूंदें जमीन तक कैसे आती हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो पानी, बारिश का पानी नीचे कैसे आएगा? बारिश नहीं होगी। फिर सैटेलाइट में रिवॉल्व कर सकती है, हम जमीन पे नहीं चल सकते। इतने तो इंपॉर्टेंस है ग्रेविटी के हमारी डेली लाइफ के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बताया इसके अंदर? वेल डन, शाबाश। आ जाओ अगले वाले पे चलते हैं, अगला सवाल। पेन पेपर लेकर बैठना, जो आंसर में लिखवा रहा हूँ वो लिखो, पेपर में आएगा, कल रिवीजन करके जाना। ठीक, मतलब कल से होना था, अगर कल तुम्हारा पेपर है तो मतलब जल्दी पेपर रिवीजन करके जाना। An apple falls on Earth due to Earth attraction force. However, Earth does not show movement toward the apple. Describe the given phenomenon in 2 points। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं जब एक एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है, वही न्यूटन वाली कहानी। जब एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है तो एप्पल की तो एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ शो होती है कि एप्पल एक्सेलरेट करता हुआ अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ की एक्सेलरेशन एप्पल की तरफ शो नहीं होती कि अर्थ एक्सेलरेट करती है एप्पल की तरफ जा रही है। इसको एक्सप्लेन करें 2 पॉइंट्स के अंदर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले भाई, जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। वैसे ये सवाल मैं इसके चैलेंजर लेवल के अंदर ही एमसीक्यू में भी शायद कराए हैं, या पता नहीं कहीं ना कहीं कराए हैं। तो उससे फोर्स क्या लगती है? एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर मुझे बताओ, एप्पल जो है, यानी एप्पल का जो मास है वो बहुत कम है मास ऑफ अर्थ से। ठीक है, फोर्स दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स सेम, दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स सेम है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि फोर्स तो सेम है, मास यहां आया एप्पल का एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास। फोर्स तो सेम लग रही है ना तुम्हें? तो भाई किसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, जिससे मास ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम। इसके तहत एक्सेलरेशन जो अर्थ में होगी इज मच स्मॉलर
देन एक्सेलरेशन ऑन एप्पल। अरे भाई अर्थ का मास कितना ज्यादा, तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगी, और एप्पल की एक्सेलरेशन बहुत, एप्पल का मास बहुत कम, तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हो? तो हमने को 2 पॉइंट में डिफाइन करना था, पहला पॉइंट लिखा एप्पल शो एक्सेलरेशन टुवर्ड अर्थ ड्यू टू लेस मास। और दूसरा पॉइंट, अर्थ डज नॉट शो एनी एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ हायर मास, बिकॉज ऑफ हायर मास। अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो एक्सेलरेशन कोई नहीं कर पाती उतनी इफेक्टिव फोर्स पे। एप्पल का मास इतना कम है कि वो एक्सेलरेशन शो कर पा रहा है, तो ये वजह है भाई, इस वजह से अर्थ जो है वो एक्सेलरेशन शो नहीं करती, और एप्पल जो है वो एक्सेलरेशन शो कर रहा होता है। तो बेहतरीन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? आगे चलें, आ जाओ आगे चलते हैं। राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ टर्निंग इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, टर्निंग इफेक्टिव फोर्स की 3 एग्जांपल लिखनी है भाई। टर्निंग इफेक्टिव फोर्स से क्या होता है, यानी टॉर्क की 3 एग्जांपल। टर्निंग इफेक्टिव फोर्स होता है टॉर्क, इसको भी हम आगे रोटेटिंग मोशन में और डिटेल में देखेंगे। तो राइट 3 एग्जांपल ऑफ टर्निंग इफेक्टिव फोर्स। तो पहली एग्जांपल है टर्निंग इफेक्टिव फोर्स की, ओपनिंग अ डोर। ओपनिंग अ डोर, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे को उसके एज से पकड़ते हैं और खोलते हैं, मोमेंट आर्म ज्यादा होता है, फोर्स हमें कम लगानी पड़ती है। तो एक ये एग्जांपल है टर्निंग इफेक्टिव फोर्स की। दूसरा, राइट, टाइटनिंग अ बोल्ट। जब हम किसी नट को टाइट कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम टर्निंग इफेक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ घुमाकर या अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर खोलने के लिए या टाइट करने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर, तो इससे भी हम क्या कर रहे होते हैं, टॉर्क लगा रहे होते हैं, टर्निंग इफेक्टिव फोर्स। और तीसरा हो सकता है रोटेट स्टेयरिंग। जब गाड़ी का हम स्टेयरिंग घुमाते हैं तो वहां पर भी तो हम टॉर्क ही लगाते हैं। जब गाड़ी का हम स्टेयरिंग घुमाते हैं तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, टॉर्क के। भाई आप एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअली में कपल ऑफ फोर्सेस दिखती हैं जिसके से घूमता है, लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे अभी हम रोटेटरी मोशन में। तो ये 3 एग्जांपल्स है बेटा किसकी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की। बेहतरीन, आगे चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं अननेट फोर्स, न्यूमेरिकल डेटा बना लो। कह रहे हैं अननेट फोर्स कितने न्यूटन की, 1000 न्यूटन की, इज अप्लाइड टू अ पैसेंजर बस। इस एक पैसेंजर बस पर ये 10,000 सॉरी 1000 न्यूटन की फोर्स लगी कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। दैट कॉजेज द बस टू मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द बस। फोर्स लगी 1000 न्यूटन की 10 सेकंड तक, जिसकी वजह से गाड़ी जो बस है वो रोड पर मूव करती रही। मोमेंटम बताइए, एक्चुअली में ये चेंज मोमेंटम होगा। क्यों बच्चों, याद रखो, फोर्स जो है ना वो बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर तुम टाइम जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इन टाइम बिकेम चेंज इन मोमेंटम। देन चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगी, 1000 न्यूटन, और टाइम के 10 सेकंड। ठीक, तो चेंज मोमेंटम बिकेम 1000 बिकेम 10 इज 10,000 न्यूटन सेकंड। मोमेंटम जो चेंज होगा वो कितना होगा, 10,000 न्यूटन सेकंड का। कितना मोमेंटम चेंज होगा, 10,000 न्यूटन सेकंड का। तो बच्चों बात समझ में आई बेटा कि चैलेंजर लेवल के क्वेश्चन देखो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, लॉजिक जिसने पूछा हुआ था। तो याद रखो बेटा, तुमसे ज्यादा लॉजिकल सवाल पूछेंगे और इस तरीके से पढ़ते रहो। अगर तुमने यहाँ तक के लेक्चर सारे देखे हैं तो तुम्हें मिलता है वेल डन, कीप इट अप द वे ऑफ लर्निंग, और अच्छे से पढ़ते रहो। और गुड लक फॉर योर एनी एग्जाम। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।